बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हर दिल अजीज माशाल्लाह मुजाहिद शाहीन से भाई साहब। शाहीन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक हो आपको गुज़िश्ता जी बिल्कुल। जी जी, शाहीन साहब, आपसे तो ईद से पहले और मुलाकात हुई। आपकी कुर्बानी भी कबूल हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की कुर्बानी कबूल हो। ये बड़ी एक हमने इंटरेस्टिंग एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो कुर्बानी की असल इसका जो एसेंस है वो है कि आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करें। हुँ, तो और उसकी सबसे अजीम कुर्बानी जो थी वो उनके बेटे की थी। तो बिल्कुल। अपनी लालच की, पैसे की, दौलत की, हवस की, ताकत की, इन्फ्लुएंस की, जो-जो चीज़ें आपको बड़ी अपनी अच्छी लगती है। हाँ, 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 हाँ। असल में ये जो उम, हज़रत इब्राहिम का जो ये सारा इवेंट है, इसकी इसका असल मकसद है कि आप अपनी उन चीज़ों को सैक्रिफाइस करें। ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और सैक्रिफाइस करें तब है कुर्बानी। बिल्कुल जी। और शाहीन साहब, सैक्रिफाइस बेसिकली वो होती है जब आपको उसका दुःख हो, दर्द हो और महरूमी महसूस हो। एक जी, जी। अरबपति आदमी अगर 1 करोड़ रुपए भी किसी को देता है ना, तो हाँ, उसको बिल्कुल। फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास ₹100 है ना, वो उसमें से जब ₹50 निकाल के देता है, वो ₹50 उस 1 करोड़ रुपए की एग्ज़ैक्टली। सैक्रिफाइस से बहुत बुलंद है। मैसेज बिल्कुल, मैसेज तो यही है कि जी आप अपनी पोज़ेशन में से दें और कुर्बान करके दें। अपने आप के लिए आपको वो फ़ायदा ना हो और दूसरे को हो, मतलब है कि आपको व कोई फ़र्क ही ना पड़े तो फिर क्या है? हुँ। तो शाहिद साहब, इससे फिर चलते हैं आगे जो कि पाकिस्तान के आजकल हालात हैं। जो 3-4 खबरें इमर्ज हो रही हैं, वो कुछ लग ये रहा है कि जो इस वक़्त ताकतवर हल्के हैं, मेरे नज़र में तो एक ही है, आसिम मुनीर। वो शायद श्योर नहीं है कि वो इलेक्शंस को स्टेज मैनेज कर सके, तो शायद इलेक्शंस खटाई में पड़ रहा है। तो अगर इस तरह है, आपके पास अव्वल तो खबर क्या कोई है या कोई तज्ज़िया किसी का है? और अगर ऐसे है तो उनके पास फिर ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, मैं तो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इलेक्शंस उस वक़्त तक नहीं होंगे जब तक आप और ये जो इलेक्शन करवाने वाले हैं और इलेक्शंस के पीछे जो सारा मैनेजमेंट है, वो इस बात पे 110% कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि जी हम मैनेज कर लेंगे। जो हमने ये रिज़ल्ट पहले से बनाए हुए हैं, ये हम अचीव कर लेंगे। हुँ, इसको इतने, इसको हुँ, इतने, इसको इतने, और ये बगैर किसी शोर-शराबे के, बगैर किसी हंगामे के, बगैर किसी वायलेंस के, बगैर मार-कुटाई के, गाली-गलौज के दुनिया भी एक्सेप्ट कर लेगी और हम ये मैनेज कर लेंगे और फिर इलेक्शन होंगे और उसका फिर वो रिज़ल्ट जो आप हमने बनाया है वो आ जाए। अगर इस बात पे 110% यकीन है उनको कि बीच में कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो इलेक्शन वो करा लेंगे। और अगर ज़रा-सी भी गड़बड़ है और कहीं बीच में लगता है कि हिलजुल हो जाएगी तो फिर देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और वो अभी भी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी कोई 100% ऐसी गारंटी नहीं है। जो भी प्लान्स इन्होंने बनाए हैं, मसलन आप से बात अभी करते हैं, नई पार्टीज़ खड़ी कर रहे हैं। एक पार्टी को बिल्कुल -1 कर दिया है। -1 इस तरह पार्टी होती है, नहीं होती, ये भी बात करेंगे। कभी हुई आज तक? लीडर को माइनस कर दिया आपने, ब्लैक आउट कर दिया मीडिया पे, सारे के सारा नैरेटिव अपने कंट्रोल में कर लिया है, हर चीज़ आप खुद कर रहे हैं, हर हर शोबे पे आपने अपना कंट्रोल कर लिया है। अब एक आदमी और एक इदारा इतनी बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सारी ले रहा है अपने अपने ऊपर हुँ, और हर चीज़ अपने हाथ में रख रहा है, और उसके बाद फिर वो अगर मैनेज भी ना कर सके और कंट्रोल भी ना कर सके और फिर फेल हो जाए और वो हुँ, रिज़ल्ट भी ना आ सके, तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी होगी? हुँ, यानी फिर आप हुँ, किसी दूसरे को ज़िम्मेदार फिर नहीं ठहरा सकते, और ये हुँ, फिर आपस में इंटरनली इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि जी ये हमने जो कुछ किया, हुँ, अब आपस में मशवरे से किया, कंसेंसस से किया, मेजॉरिटी डिसीजन लिया या डिक्टेटरशिप का डिसीजन लिया, या एक आदमी का या 2-4 का या सबका, या जो भी है, जो भी व्हाटएवर द वे हुँ, दे डिसाइड, हुँ, वो अगर हमारा डिसीजन फेल हो गया और नहीं चला हुँ, और ये सारा कन्फ्यूजन और बढ़ गया और chaos और बढ़ गया, हुँ। so then what happens? Then where will the accountability begin for that?
एंड हाउ विल इट बिगिन? तो ये बड़े तो बड़े 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 सवाल है सर। सर ये तो जो कहते हैं कि अपने गले में खुद ही फंदा ले लिया, ठीक है ना जी? और सर वो नीचे और फंदा था, उसको लोगों ने पंगा बना दिया, पता नहीं क्या कर दिया। आई डोंट नो व्हाट पंगा मीन्स, लेकिन ये कि अक्सर लोग पंगा मतलब है वैसी छेड़ देना बगैर छेड़ किसी देते मकसद के। हैं। मगर यहाँ तो फंदा, असली फंदा है यहाँ पे जी। ये तो यहाँ असली फंदा है। ये फंदा अपनी गर्दन में जो जिन लोगों ने ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया था अप्रैल 2022 बाजवा से लेकर आज आसिम मुनीर तक, ऑनेस्टली इनकी बिकॉज जितनी इन्होंने प्लानिंग की है पिछले 14 महीनों में, सारी की सारी फेल होगी। हालांकि लोग कहते हैं कि जी देखें, इमरान को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, पार्टी इन्होंने तो तोड़ दी फलाना, लेकिन वोट बैंक उसका आसमानों को छू रहा है। तो आप जी, जी सर, सर। बात बात ये है कि ये जो पार्टी तोड़ने वाली बात है ना, ये इनको समझ आनी चाहिए थी, या आई होगी, या नहीं आई, या क्या हुआ? What was PTI? PTI was Imran Khan, and Imran Khan is PTI. There is no देयर nothing इज नो else. पार्टी, देयर इज There नो is no पार्टी। party, you know. बिल्कुल आपने सही और ये फरमाया। एक आदमी नहीं कह रहा, ये हर आदमी शुरू से कह रहा है कि जी ये हम्म, इमरान खान इस पीटीआई, उसमें जो भी शामिल हो गया वो पीटीआई में शामिल हो गया, जो निकल गया वो माइनस पीटीआई हो गया। हम्म, उसके बाद वो जाके ख्वारी हो गया, जो भी किया उसने, चले जहां भी गया। मगर आप सबको निकाल दें पीटीआई से, हम्म, आप इमरान खान इज देयर alive and kicking, the हम्म, PTI alive and kicking, the support in the people. इमरान खान ने एक काम जो किया है अपने पूरे 1 साल 1.5 साल और पूरे 3 साल की हुकूमत में भी, जो उसने लोगों के लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट दिए, एहसास प्रोग्राम, पैसे दिए लोगों को, यदि हेल्प की लोगों की, आम पब्लिक की, वो तो चले ठीक है, एक प्रोपेगेंडा की हैसियत से, या आपने दिखाने के लिए किया, या उसका इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, होगा। लेकिन जो एक काम उसने किया, उसने लोगों को ये बता दिया कि जी ये पार्टी है मेरी, मेरे साथ हैं लोग, और मैं जिसको कहूंगा वो जीतेगा, जिसको मैं कहूंगा वो हारेगा, और लोगों को आप मुझसे अलग नहीं कर सकते, चाहे भले ही आप। तो पहला अटेम्प्ट जो अभी हमने देखा था पिछले दफा, असैसिनेशन का अटेम्प्ट जो था, वो तो यही था कि यार बंदे को निकाल दो। हम्म, हम्म, अब बंदे को अगर नहीं निकाल सके वो, और वो बच गया, किस्मत है, बहुत जिंदगी तो खैर अल्लाह के हाथ में, तो वो नहीं निकाल सके। अब वो कहते हैं पार्टी को तोड़ दो, पार्टी तोड़ दो, आप पार्टी में है क्या वो, आप वैसे ही टूटी फूटी है सारी। लेकिन जब आप इलेक्शन में जाएंगे और आप अगर इस पार्टी को आपने माइनस कर दिया, चले पीटीआई को आपने कहा कि जी बैन कर दे, ये एंटी स्टेट है वटेवर, तो आप वो पीटीआई नहीं लगा के न्यू पीटीआई बना ले, आप टीआईपी बना ले, इमरान खान पार्टी बना ले, आईकेपी बना ले, कुछ बना ले, और अगर जो भी बना ले, इमरान वेरेवर इमरान खान स्टैंड, हिज सपोर्ट इज देयर, और उसको अगर आप मैनेज करना है आपने इलेक्शन में, अगर आप इलेक्शन पहले तो इलेक्शन लड़ने देंगे, नहीं लड़ने देंगे तो बहुत शोर मचेगा, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप इलेक्शन लड़ने देंगे तो कितना इलेक्शन लड़ने देंगे, कितना मैनेज करेंगे, अगर ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर शोर मचेगा। और अगर आपने खुला हाथ दिया तो फिर लोग उसको वोट देंगे, तो फिर आपका तो मकसद सारा वैसे ही ठप हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी इनवेरिएबल्स राइट नाउ कि इस वक्त तो मेरा ख्याल है इनके लिए फैसला करना, जो भी एक शख्स है या एक ग्रुप है या एक इंस्टीट्यूशन है या मिलके सब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अभी क्या करें, दे डोंट नो। और अभी तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन की बात जब आप कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन आई थिंक इज वे टू फार राइट नाउ टू डिस्कस और डिसाइड। बिकॉज बिल्कुल ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड आपका जो पॉइंट है, फिर हम अगले पे जाते हैं कि जो इनके पास तरीके हैं, वो पहला तो आपने कह दिया कि इमरान खान को आउट कर दो, एलिमिनेट इमरान खान। अच्छा जी, दैट उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
फिर ये है कि जी इलेक्टोरल रोल्स जो हैं आप उसके अंदर कोई आप चेंज करें, उसको लोगों को फेंक दें 6 मील दूर, बेटी को यहाँ भेज दें, बाप को वहाँ भेज दें। जो नॉमिनेशंस हैं इमरान की पार्टी अगर डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं और इमरान को भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जो जो नॉमिनेशंस आती हैं पता चल जाता है ये इमरान का आदमी है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कवरिंग कैंडिडेट को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। वोटिंग के दिन जानबूझ के क्रिएटेड केओस किया, वायलेंस करवाया, केओस करवाया कि लोग वोट करने ना आए, ठीक है ना, टर्न आउट कम करें और आखिर में this is all the management is, you know, दिस इज about. ऑल मैनेजमेंट और आखिर में आप जो है कुछ नहीं हुआ तो आपने जो इलेक्टरल रिजल्ट को फेंका और अपना नया बना के जो मर्जी दिल चाहे वो बना दे। तो बट यू आर सेइंग कि ये इस तरह अगर ये इन्होंने किया तो ये काबू नहीं कर सके। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि ये सारी चीजें अगर इन्होंने की ये सारा अगर कर सकते तो ये तो आज इलेक्शन करा लेते, ठीक है ना। सही है। जिस तरह अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस हम्म तरह पिछले साल हम्म इन्होंने बाय इलेक्शन फौरन फौरन करा लिए, अभी हम्म बंदा आउट हुआ नहीं है कि उन्होंने कहा बाय इलेक्शन अनाउंस, 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन ने बाय हम्म इलेक्शन कर दिया। हम्म 27 रेजिग्नेशन प्रोविंशियल सीट्स के उन्होंने 27 इलेक्शन वो करा दिए, 8-9 इलेक्शन नेशनल के फौरन करा दिए, 37 इलेक्शन करा दिए। उस वक्त इनको मेरा ख्याल है ये यकीन नहीं था कि ये 30 इलेक्शन हम जो कुछ कर रहे हैं इसके बावजूद ये इमरान खान साहब ले जाएंगे। और मैनेजमेंट उस वक्त इनसे पूरी नहीं थी और पूरा उन्होंने शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कि जी ये हो सकता है। अब इनको पता लग गया है कि जी ये हो सकता है, बड़ा तरीके से हो सकता है, और ये तो काम मुश्किल है मैनेजमेंट मैनेज करना, क्योंकि उस वक्त भी आप देखें अगर पोजीशन यही थी इस वक्त भी और उस वक्त भी, सारी की सारी पार्टियां एक तरफ थी, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थी, एक साइड इन्हीं की साइड पे थी, इलेक्शन कमीशन इन्हीं की तरफ, गवर्नमेंट भी इन्हीं की तरफ थी, इन्हीं की गवर्नमेंट थी, और पीटीआई वाज अलोन और इमरान खान वाज अलोन। मगर वो 30 इलेक्शन वो जीत गया तो फिर इनके सारे गुब्बारे गुब्बारे थे ना वो सारे पंक्चर हो गए। अब क्या करें भाई, मसला क्या है? तो दैट इज वेयर दे आर स्टक, और उसको अभी तक वो दे कांट रिजॉल्व, क्योंकि ये सारा कुछ तो करेंगे, मैनेजमेंट तो यही है, सारी मैनेजमेंट इनकी यही है, मगर ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, विल दे बी एबल टू डू इट? और अगर कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं, कितनी सक्सेसफुल एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में होगी कि नहीं होगी, वायलेंस कितना होगा, मारधाड़ होगी, क्या होगा, दे डोंट नो। सर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैनेज का ये कराची का मेयर का इतना आसान इलेक्शन था, इन्होंने सिर्फ 30 बंदों को मैनेज करना था कि वो 30 बंदों को मैनेज नहीं कर सके, है जी, और जबरदस्ती फिर उनको जो है ना वो टैक्टिक्स इस्तेमाल पकड़ के उनको बंद करना पड़ा, तो तब वो जीता बंदा। बंद कर। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, द पार्टी पीटीआई इज इमरान इज पीटीआई व्हिच एवरीवन नो। वो किसी ने पूछा एक पीटीआई के लीडर से कि ये इलेक्टेबल्स अब आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। वो कहता है जी हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है, जिसको हम टिकट देंगे वो ऑटोमेटिकली इलेक्टेबल बन जाएगा। मतलब आप जरा देखिए। अच्छा, जी जी, सिचुएशन तो यही है। पहले तो उनको इलेक्टेबल लाए गए ना, क्योंकि वो एक तो इम्प्रेशन ये था कि जी बाजवा साहब ने कहा कि जिनको बनाना है, और इनको घेर घेर के सारे लोग इनकी पार्टी में शामिल किए गए। इन्होंने भी कहा कि जी चले, अगर आप ला रहे हैं लोगों को ले, कई लोग आए, फिर वो कई लोग डबल वो थे छोड़ के चले गए। अब आखिर में जब झटका आया तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो दैट डजंट, ये इमरान खान के नजरिए की वजह से ये लोग नहीं आ रहे, और ना ये उसकी नजरिए की वजह से जा रहे हैं। ये अपने इंटरेस्ट में आए थे, अपने इंटरेस्ट में जा रहे हैं। इमरान खान की सपोर्ट बेस इज, उसको डैमेज अभी तक ये नहीं कर सके। दिस इज द वन सिंगल फेलियर। 9 मई के बाद भी जितना प्रोपेगेंडा, जितनी कैंपेनिंग हो रही है, आज भी रोज मई 9 पे पता नहीं कौन कौन से ग्रुप जाके वो म्यूजियम जो है जला हुआ देख रहे हैं। वो जिन्ना साहब को मरे हुए 50 साल हो गए, वो इतनी दफा उनके कबर पे कोई नहीं गया होगा जितनी दफा ये एक कोर कमांडर के जले हुए घर पे लोग जा चुके।
जिसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान ने कब्जा किया था 1947 में और कब्जा जी, नहीं छोड़ा। वो सारी हिस्ट्री जो है ना, वो जिना हाउस था ही नहीं, उसको कोर कमांडर हाउस बना लिया था, और उनको पैसे देके भगा दिया था, उनकी फैमिली को भी थोड़े बहुत पैसे देके कहा बस अब जाओ, आपके नहीं है। तो दैट वाज द रियलिटी, दैट वाज द फैक्ट, यू नो। अब वो एक उनको पॉइंट ऑफ ग्रेविटी उनको मिल गया, उस पे वो यूज कर रहे ठीक है, वो दैट इज देयर ठीक है। शाहिद पोजीशन साहब, देयर। शाहिद साहब ये बताइए, अगर इलेक्शन नहीं होते, जो कि मुझे लगता है जिस तरह की आपने बात की है और जिस तरह नजर आ रहा है कि शायद ये मैनेज ना कर सकें वो आउटकम जो इनको चाहिए, तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन है? उस सूरत में भी देख लें आप क्या है, इलेक्शंस को आप एक तरफ रख दें, पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दें, हम्म, इकोनॉमिक्स पे आ जाए, इकोनॉमिक सिचुएशन पे आ जाए। आईएमएफ ने अभी कहा है कि जी हम आपको पैसे देते हैं ओनली फॉर 9 मंथ्स, ठीक, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ठीक है जी, इट्स ठीक, नॉट ए रेगुलर एग्रीमेंट, एक ठीक, स्टैंड बाय आपको हम लोन देते हैं ठीक। जो आप मैनेज करें 9 मंथ्स के लिए। हम्म, अब ये 9 मंथ्स क्या है, एक गवर्नमेंट चल रही है जो अगस्त तक चलेगी, और अगस्त के बाद केयर टेकर उन्होंने आएगी, केयर टेकर उन्होंने आएगी, फिर उन्होंने इलेक्शन होगा। इवेपोरेट हो जाना है। तो इनको तो अब इन्होंने कर तो लिया एग्रीमेंट, क्योंकि इनके तो गले में फंस गया था, और डार साहब की तो वो जिसे कहते हैं ना चिड़ बन गई थी कि जो कोई कह रहा है आईएमएफ, तो वो जूता लगे पीछे भागते थे। हम्म, बहरहाल वो अलबत्ता उन्होंने, देखिए ये इन्होंने किया है, ये इनके डार साहब की वजह से नहीं किया, ये यूएस और वेस्टर्न पॉलिसी ये है कि जी किसी मुल्क को आपने एज तक ले जाना है, लेकिन आपने गिरने नहीं देना नीचे एज के पीछे, यानी खाई में यू डोंट लेट देम फॉल। आपने आखिर में उनको एक इतना सहारा देना है कि आप खाई के पास ही खड़े रहे और आप मैनेज करें, वो हमेशा ये करते हैं। हम्म, तो वो उन्होंने कर दिया है कि जी अब ये बिल्कुल ही गिरने वाले थे, तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये स्टैंड बाई ले ले। अब ये अब इन्होंने इस गवर्नमेंट ने मैनेज करना है जितने दिन करना है, अगस्त तक, या फिर आप ले आएंगे एक केयर टेकर, उस केयर टेकर का ना सर पता है, ना पैर पता है, ना मामा पता है, ना चाचा पता है, वो बंदा कौन आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, वो कितने दिन चलेगा ये नहीं पता, वो आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाएगा। और उसके बाद अगर आपने उसको 2 साल रखना है, तो फिर जो लाने वाले हैं और जो रखने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जी आप लेके आए तो आप जरा चलवाएं इनसे, काम पर निकालें। और काम क्या निकालेंगे? अब आप तीसरी हुकूमत की बात करें, एक हुकूमत ये, अभी तो दूसरी दूसरी हुकूमत केयर नहीं, टेकर। अभी तो केयर टेकर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इसको 2 साल चलाना है तो फिर अच्छा आप अच्छा, इसके, केयर टेकर को 2 साल चलाना है, ओके। अगर आपने 2 साल चलाना है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे काम निकालें और आप करें। हम्म, और फिर केयर टेकर जाएगी आईएमएफ के पास 9 महीने बाद, तो 9 महीने बाद केयर टेकर को तो कोई कुछ नहीं मिलता। तो पॉइंट ये है कि जी आप 2 साल या 1 साल इस केयर टेकर को चला भी नहीं सकते, हम्म, क्योंकि आपको दोबारा आईएमएफ के पास 9 महीने बाद जाना है। हम्म, तो इट हैज टू बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 9 मंथ। हम्म, हम्म, यानी दिस इज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। आप केयर टेकर के साथ आईएमएफ के पास नहीं जा सकते, आईएमएफ हम्म, के केयर टेकर से बात नहीं करती। हम्म, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन तो वैसे ही आ गई कि ये 9 महीने का जो टाइम इन्होंने दिया, इस 9 महीने में आपने नई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लानी है। अब उसका अगर आप काउंटिंग बैकवर्ड, आज क्या है, आज सर ये जून है। मार्च में ना प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मार्च अच्छा अच्छा, 2024 देखिए में। अब मार्च से अगर आप बैकवर्ड क्लॉक को रिवाइंड करें, तो मार्च 9 मंथ्स। 9 मंथ, तो मार्च में आपको एक इलेक्टेड हुकूमत चाहिए, ठीक है। ठीक। इलेक्टेड हुकूमत के लिए आपको इलेक्शन चाहिए, हम्म, इलेक्शन के लिए आपको 3 महीने का कम से कम टाइम चाहिए इलेक्शन का। तो आप आ गए मार्च से दिसंबर, हम्म, तो दिसंबर में आप इलेक्शन कराएंगे तो आपकी एक मार्च में नई हुकूमत आएगी, हम्म, जो फिर आईएमएफ से बात कर सकेगी, हम्म, राइट। हम्म, दिसंबर में अगर आपने इलेक्शन कराने हैं, तो ये गवर्नमेंट जा रही है अगस्त में। हम्म, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने के लिए आप फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट ले आए। हम्म, तो अब ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है
केयर टेकर रिस्पॉन्सिबल होगी या आगे आने वाली इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल होगी? इकोनॉमी का और जो डिसीजन बड़े बड़े करने हैं और जो पहाड़ों के पहाड़ टैक्स लोगों से लेने हैं और उनकी जेबें काटनी है, गले काटने, वो कौन करेगा? और वो जो करेगा उसका रिएक्शन जो आएगा, लोग जो रिएक्ट करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आज साहब ये तो आपने बता दिया, अब तो बड़ा क्लियर हो गया। अक्टूबर में ये हुकूमत जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर केयर टेकर आएगी, और दिसंबर में या जनवरी में इलेक्शन हो गया, मार्च में नई हुकूमत आएगी। तो ये इनके पास अभी भी दिसंबर तक का टाइम है कुछ मैनेज करने के लिए। नहीं, दिसंबर का टाइम बस वही है जो आपने इलेक्शन जो कराने हैं उसी को मैनेज करना है ना। बस आज जुलाई है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हैं इनके पास कि ये 6 महीने में ये ऐसा कुछ करें कि इनके जब इलेक्शन हो वो ये काबू करके और ये मार्च में अपनी एक किस्म की हुकूमत ले आए। अगर ये कर सके तो मार्च में इलेक्शन होगा, और अगर नहीं कर सके तो फिर क्या होगा? दिसंबर, हाँ, मार्च में इलेक्शन। मेरा अब ये इस पे भी गौर करें ना, इलेक्शन तो फिर कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो IMF आगे नहीं चलेगा। अच्छा, इलेक्शन जब कराने पड़ेंगे, हाँ, तो अगर आप तैयार हुए तो आप बड़े खुश होंगे कि जी मैं तो रेडी हूँ, इलेक्शन हो जाए। और अगर आप तैयार नहीं हुए तो फिर क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू द करंट टाइमलाइन जो अभी ऑब्वियस है कि अक्टूबर में केयर टेकर आएगी, दिसंबर तक रहेगी, दिसंबर में उनको इलेक्शंस कराने हैं, जनवरी में नई हुकूमत आए। तो लेकिन अगर इन्होंने मार्च तक खींचना है तो इनको ये 2-3 महीने कुछ अपने करने पड़ेंगे एक्सटेंड करने के लिए। अब वो पता नहीं क्या फाजी। I am talking about politics aside, IMF की डेडलाइन IMF की, हाँ, कि मार्च से पहले पहले जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि नेक्स्ट जो बातचीत करनी है IMF से, 9 महीने का जो ये टाइम है, 9 महीने तो गुजर जाएंगे। ठीक है, आपने जैसे भी गुजारने, केयर टेकर गुजारे, खुद गुजारे, इलेक्शन करा, उसके बाद देयर हैज टू बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छा शाहिद साहब, मैं एक इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था जो कि वर्ल्ड बैंक से IMF से डील करते हैं बहुत एक्सटेंसिवली। उन्होंने कुछ 27 साल का उनका तजर्बा है। वो किसी और मल्टीलैटरल एजेंसी में काम करते थे बड़ी सीनियर लेवल पे, तो उनका बहुत इनके साथ ताल्लुक था। वो कहते हैं कि जी जो पहली ट्रांच तो इनको मिल जाएगी 1 बिलियन की जुलाई में, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ट्रांचेस है ना, वो उनकी जो रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजी है और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का जो एक उनका मैट्रिक्स है, अगर पाकिस्तान कोई गैर आईनी, गैर कानूनी कोई ये टेक्नोक्रेट या कोई केयर टेकर को एक्सटेंड करे जो कि मावरा आईन हो, मावरा कानून, तो वो अपनी सब्सिक्वेंट जो है वो रोक लेंगे। मैंने सवाल अब आपसे पूछता हूं, बिकॉज उनसे मैंने नहीं पूछा। मैंने सवाल आपसे पूछना है, अगर काजी फायज ईसा एक सुप्रीम कोर्ट की ये पिटिशन दायर करते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी फैलाने की, और वो इनको अलाउ कर देते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट उनके अपने गद्दार बेंच जिसको मैं कहता हूं बना के, तो फिर तो कानून भी पूरा हो गया, आइन भी पूरा हो गया, और फिर ये जो मर्जी करें, ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, इमरजेंसी तो आप लगा सकते हैं जब भी चाहे सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट कर ही लेगी अगर काजी से साहब होंगे या और भी उनके दोस्त होंगे, तो हो सकता है इमरजेंसी तो लगेगी। अगर इकोनॉमिक इमरजेंसी आपने लगाई तो कर ले। मगर आप IMF को क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि जी हमने ये लगाई है, आपने जो कुछ कहा था वो हम नहीं कर सके, हम फेल हो गए, इसलिए लगाई है। तो वो कहेगा जी आपने पहली ट्रांच तो ले ली, अब आप फेल हो गए तो हम आपको दूसरी ट्रांच क्यों दें? तो फिर वेयर डू यू गो? इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या है? इमरजेंसी तो ऑलरेडी एक तरह से लगी हुई है। इमरजेंसी का मतलब है आप 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाएंगे, जिसने 2 टाइम खाना खाया वो जेल जाएगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। और व्हाट यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप बाहर निकलेंगे तो पकड़ा जाएगा। यानी कुछ भी आप व्हाटएवर शेप यू मे गिव टू दैट इमरजेंसी, आपके सारे बैंक के पैसे जो है ना वो जब्त हो गए, चले जी, ये भी इमरजेंसी का हिस्सा हो सकता है। फॉरेन अकाउंट जितने सारे जब्त हो गए वो भी हो सकता है हिस्सा। फॉरेन
रेमिटेंसेस जो आ रही हैं वो सारी की सारी हम किसी को नहीं देंगे, हम ले लेंगे। बहुत सारी उसकी शक्लें हो सकती है, स्टेप्स हो सकते हैं इमरजेंसी के, मगर वो अभी डिटरमिन नहीं है। मगर वो सब कर लें आप, बट आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि ये सारे आप इतने पहाड़ों के जो आपने कर्जे लिए हुए हैं, जो आपने खर्चे करने हैं, जो आपने कमिटमेंट की हुई है, और इससे सबसे बड़ा ये कि आईएमएफ को आपने सेटिस्फाई करना है। इन सब चीजों से अगर आईएमएफ सेटिस्फाई होती है तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रांच मिल जाएगी 1 बिलियन 2 बिलियन की, और फिर आप 2-4 महीने और निकाल लें, फिर आपके पास ऊपर, यानी साल में तो आपने 24-25 बिलियन डॉलर वापस करने होते हैं। मगर आपकी ट्रेड कहाँ गई, आपकी इंपोर्ट्स कहाँ गई, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ गई, आपकी जो इनफ्लोज हैं वो किधर गए, सारा कुछ टोटल भी इट्स ए टोटल केओस एंड डिजास्टर। तो ये सारा का सारा जो है ना, मैं अल्टीमेट बात ये करूं कि ये सारा ले लिया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने गले में। अब मतलब इनको अल्लाह ये फंदा फंदा डाला है अपने गर्दन में, आप अपने गर्दन में कहें, फंदा डाला आप उसको फंदा कहें, मैं उसको कहता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है इन्होंने, अल्लाह इनको हिम्मत दे कि ये पूरी कर सके, इनके बस की नहीं लगती। नहीं। अच्छा साहब, दो आखिरी सवाल पे रैप अप करेंगे। यू थिंक कि जिस तरह आपने कहा ना कि द ओनली बैरियर बिटवीन देम एंड इनके जो बहुत ही मेरे नजर में इवल डिजाइन्स हैं, वो है इमरान खान की जात। यू थिंक कि फिजिकली एलिमिनेट कर देंगे अपने अजाइम को अचीव करने के लिए? सर कुछ भी कर सकते हैं ये, अगर इनको मौका मिले तो। देखे ना, आप अरशद शरीफ को कर दिया ना, किसने किया कुछ पता नहीं। आपके इमरान रियाज खान साहब 45 दिन हो गए गायब हैं, पता ही नहीं। इमरान खान साहब को भी गोली लगी थी, अगर कहीं और ऊपर लग जाती, दिल में लग जाती, तो वो भी गायब हो जाते। तो क्या होता? जो पकड़े गए उनका भी कुछ क्या हुआ? जिन्होंने गोली मारी थी पकड़ा गया वो, फिर क्या हुआ? तो करने को तो ये दे कैन गो टू एनी लेंथ, इट ओनली डिपेंड्स कि कर क्या सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली क्या कामयाब होते हैं, नहीं होते। और अगर बहुत ही कोई डेंजरस किस्म का एक्शन लिया, कोई इस तरह का लिया कि जो लड़ाई झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, तो उससे तो फिर मुल्क में तो बहुत नुकसान होगा, और फौज का भी नुकसान होगा, सबका होगा। तो कोई होपफुल रास्ता मुझे नजर नहीं आता अगर ये सब करने का है तो। एक रास्ता है कि जी आप सबको मिला के बिठा ले एक जगह, और उन सब से कहे कि जी ये हम पोजीशन है, सब हम अगर एग्री कर ले एक एक चीजों पे, आप फलानी चीज छोड़ दें, हम फलानी चीज छोड़ देते हैं, और लेट्स वर्क टुगेदर, आप भी करें हम भी करें, तो हो सकता है कुछ। मगर इतनी हिम्मत और इतना विजन और इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए कि आप ये प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, और उसको फिर आप सॉल्व करने की तरफ बढ़े आगे। सिवाई साहब, 40 साल माशाल्लाह आपका, शायद इससे भी ज्यादा तजर्बा है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं, सबसे पहले तो सोशल, जो हमारा हजारों साल का ये एक हिंदू नस्ल नुमा हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। दूसरा आपका इंतजामी ढांचा, वो भी अंग्रेजों ने बनाया हुआ 1857 का। फौजी ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, वो भी वहां से आया हुआ है हमारे पास। हमारा जो मईशत है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, किसी को ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बहुत संगीन किस्म के बैरूनी खदशात है, बड़ी बड़ी पावर्स हैं जिनकी नजर पाकिस्तान के ऊपर है, हमारी मिनरल्स के ऊपर है, इंडिया हमारे अमेरिका के साथ मिलकर। ये सारी चीजें देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये जो फौजी हुक्मरान और ये जो टटुओं का टटोला इनके साथ मिला हुआ है, ये सारे मसाइल को हल कर सकता है? सर ये बहुत मुश्किल है इनके लिए। इस तरह आप अपनी जबरदस्ती करके, अथॉरिटेरियन अपने फैसले खुद करके, और फिर सबके ऊपर आप इम्पोज करें, तो उससे नहीं होते हैं फैसले ये। और ये लोग यही कर रहे हैं, हर एक आता है अपनी मर्जी करता है, और फिर वो फेल हो जाता है, दूसरा कहता है तुम हटो मैं करूंगा, वो फिर अपनी मर्जी करता है। दुनिया भर में ये होता है कि जी जब मसला होता है तो सब बैठ के मिलते हैं और बात करते हैं कि जी ठीक है, आपको ये इनसे इनसे गरज है,
मैं ये सैक्रिफाइस करता हूँ, आप ये ड्रॉप कर दें, आप ये करना बंद कर दें, हम सब मिलके चलते हैं। मैं कहता हूँ कि जी अगर इन सब ने मिलके चलना है तो पहला काम ये करें, जितनी बड़ी-बड़ी जो बिलियनियर्स की हमारे पाकिस्तानी बिलियनियर्स ऑफ ए पूरेस्ट कंट्री, इसमें से कोई 2-2 4-4 बिलियन पाकिस्तान तो ले आए। एक जेस्चर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीबीएम कर ले कि जी 2 बिलियन 4 बिलियन जरदारी साहब ले आए, 2-4 बिलियन नवाज साहब ले आए, कुछ आईएमएफ से जान छुड़ाएं और फिर चले एक इमरान खान साहब भी कहें कि जी आपने चले चोरी की थी, अब आप कुछ पैसे ले आए, तो मैं भी ये ड्रॉप करता हूँ कि जी पुरानी बातों को आइंदा आप चोरी ना कीजिएगा, चले हम आगे चलते हैं। कुछ इस किस्म का एक यूनिक सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है और पड़ेगी इसके। बहुत मुश्किल से भाई साहब, बहुत मुश्किल। चोर है, चोर का हाथ गले में है, सेफ खोला हुआ है, सेफ से वो पैसे निकाल रहा है, वो आपके हाथ में हथकड़ियां दे और बंदूक दे कि आए जी मुझे हथकड़ियां लगाए। नहीं, हथकड़ी ना लगाए, चले गए आप ना पैसे लगाए, ना पैसे लगाए, ले आए, आपको माफ है, लेकिन माफ आप पैसे लाके कम से कम एक एक्सेप्टेंस तो करें कि जी हमने जो कुछ किया था हम थोड़ा बहुत वापस कर रहे हैं। आखिर रियाज मलिक साहब ने भी तो आके 195 या कितने बिलियन वापस किए ना आके, और फिर उनको काम मिल रहा है और फिर वो बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है उनका तो बिजनेस। लेकिन ये कि ये लोग भी कर लेना कुछ ना कुछ, तो एक एक्सेप्ट करें कि जी हाँ हमने किया, थोड़ा बहुत किया, वापस करते हैं, आपसे मिलके चलते हैं, आप पुरानी बातें भूल जाए, अब नया हम इस रास्ते पे चलते हैं। शाहिद साहब, तो मुझे पाकिस्तान इज राइट फॉर रेवोल्यूशन और एनार्की, वन ऑफ द टू। मुझे नहीं लगता कि कोई समझ, कोई अकल, कोई मुस्बत सोच रखने वाले लोग बैठेंगे इस मुल्क को। सब अपने अपने जाविये से देख रहे हैं। फौज अपने आप को बचाना चाहती है, इंतहा से ज्यादा करप्ट हो गए हैं इसके जर्नैल, इंतहा से ज्यादा जालिम हो गए, बहुत इन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, खास तौर पर पिछले 14 महीने। ये डाकू लुटेरे जो है, इनको तो पता है कि अगर ये कोई और नुमाइंदा हुकूमत आ गई तो ये इनका तो काम खत्म हो गया। बड़े-बड़े मगरमच्छ कारोबारी जो हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये हालात चेंज हो जिस तरह आपने कहा। और ये जितनी हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट होगी, सबका इंटरेस्ट है कि ये स्टेटस को रहे, तब्दीली ना आए। तो इसको मेरी नज़र में शाहिद भाई साहब, मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि आइदर एनार्की और रेवोल्यूशन। जी सर। एक चीज तो डिटरमिन कर लेना, ये तब्दीली से किस बात से डर रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी से। अब अपनी अकाउंटेबिलिटी एक, okay, और दूसरा अपनी दौलत जो इनकी जब्त हो जाएगी। तीसरी हो सकता है जान, इनको डर ये भी खौफ हो कि हमारी जान भी जाएगी। अच्छा, जी जी। अगर एक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई कर दिया जाए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह ले आपके, जी आप अपनी दौलत जो है, आप पाकिस्तान की दौलत है ना, वो आपकी है तो पाकिस्तानी की है, बाहर रखी है तो आप उसको वापस ले आए, यहाँ रख लें। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जी हम आपकी अकाउंटेबिलिटी इस दौलत की नहीं करेंगे। चले ये कट ऑफ डेट है, यहाँ तक तो आप दौलत ले आए, पाकिस्तान को चलने दें, हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं। और फौज को भी ये इंश्योरेंस दे दें कि जी जो कुछ आपने किया है अब तक किया है, आप आगे चले अपने सही रास्ते पे तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक रास्ता बना तो लें कि आगे सब साथ मिलके चलें। बहुत मुश्किल है, तो फिर पाकिस्तान एनआरकी में तो फिर एनआरकी में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता क्या होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सारी फसाद की जड़ है आर्मी चीफ की ताकत, जिसकी वजह से आधा मुल्क टूटा, जिसकी वजह से 4 मार्शल लॉ आए, जिसकी वजह से बाजवा ने हुकूमत चेंज की, जिसकी वजह से इस आजकल के जो रेन ऑफ टेरर है और एनआरकी है, वो उसकी वजह। जब तक वहां मेजर रिफॉर्म नहीं आएगा ना, मैं आपको बताऊं शाहिद साहब, कहीं और नहीं आ सकता, किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकता। लेकिन आखिरी अल्फाज सर, और फिर हम वी विल क्लोज। सर लेट्स होप कि सब जगह आराम से लोग बैठ के सोचे कि जी हमने कोई हल निकालना है, या हमने एनआरकी में जाके फिर सबने इकट्ठा ही सारे खड्डे में जाना है। तो मेरा ख्याल है सबको बैठ के सोचना चाहिए और कुछ हल निकालने की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बड़ी आप बात करिए, बड़ी आपने एक सॉक्रेटिक बात की है, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बात की, और बड़ी सिंपल बात की है कि अगर आप लोगों ने सब ने इस आग से बचना है तो मिल बैठ के बात करें। पता नहीं ये लोग, इनमें इतनी अकल है, अगर अकल होती तो शायद अव्वल तो ये करते ही ना,
लेकिन उम्मीद है कि शायद इनको अकल आ जाए, मुझे नहीं लगता, बट आपकी दुआ है कि ये हो इंशाल्लाह। आपको शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, इतवार के दिन आपको मैंने वो बुलाया, वेरी काइंड ऑफ यू। अल्लाह सुब्हान तआला आपको, आपके अहल-व-इयाल को, सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सुना है आप कहीं जा रहे हैं बड़ी तकरीर करने, ज़बरदस्त तकरीर कीजिएगा। हाँ, कहाँ अच्छा, जा रहे मैं हैं? बताता सब हूँ, इसके कहाँ बाद जा बताता हूँ। अल्लाह है। तो इसके बाद बताता हूँ, और अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान के जो हमारे देखने थैंक यू वाले, सो सुनने थैंक वाले हैं, सब अल्लाह सुब्हान तआला उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो जंग थैंक आज़ादी में जाँ बहक हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो मुसीबत में, उनकी मुसीबतें आसान करे। पाकिस्तान आमीन। ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। थैंक अस्सलाम वालेकुम, थैंक खुदा यू सर। हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर।